ठीक होती जाएंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो आप लोगों के 25 क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री में, वो मैं डिस्कस करूंगी अभी। ठीक है, आप देखना कि मैम कैसे अप्रोच कर रही हैं, और ये भी देखना कि आप लोगों ने कैसे अप्रोच किया था पेपर में। ठीक है, यही पेपर था तुम लोगों का? यस मैम। ठीक है, तो देखिए मेरा बेटा, सबको स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, है ना, क्योंकि अभी बच्चे फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चलिए, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ना आपको ये दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई थी कुछ एलिमेंट्स की। ठीक है, और आपको क्या करना था, इनकरेक्ट मैच करना था। तो जब भी आपको ये लिखा हो ना इनकरेक्ट, नोट ट्रू, तो उसको आपको क्या कर लेना मेरा बेटा, हाईलाइट कर लेना है। अब क्योंकि तुम्हारा टेस्ट तो ऑनलाइन होता है, बट जो नीट का पेपर होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है ना, पेन पेपर में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप लोग क्या कर लो, उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट मैच बताना था। तो सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन 1s2 2s2 2p5। तो ये मेरे पास फ्लोरीन है, बोलिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, और हमें पता है फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये तो एकदम ठीक है। अगर ये ठीक है तो फर्स्ट तो हो, ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, ऑप्शन ए एंड सी। यस मैम। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, और सारे इनकरेक्ट मैचेस तो हो नहीं सकते, क्योंकि एक तो ठीक मिल गया। सो आंसर क्या आया, क्या है आंसर? 2 ओनली। सेकंड। यानी कि मेरा बेटा, आपने फर्स्ट वाले पार्ट को देखते ही क्या किया, सारे ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट कर लिए एंड तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरीके से ही क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, कई बार आपके ना ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, तो वो बहुत सही रहता है, क्वेश्चन भी ठीक हो जाता है, नेगेटिव भी नहीं होता। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे ये देखो, मैं सारा बता देती हूँ। अगर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कौन से पीरियड का होता है मेरा बेटा, सेकेंड पीरियड का। जबकि ये क्या कह रहे हैं, थर्ड पीरियड का होता है, तो ये गलत हो गया हमारे पास। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। तो ये कौन सा एलिमेंट है, आपको ये देखना है बेटा, लास्ट एलिमेंट कौन से ब्लॉक में गया। तो लास्ट एलिमेंट डी वाले में गया है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, एक्चुअल में 4s को पहले फिल करते हैं, फिर 3d वाले में जो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन आता है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये ठीक है। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये नोबल गैस है, तो ये भी क्या है, एकदम ठीक है। एक मिनट, चलिए हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो, अरे बोलो। यस मैम। बहुत बढ़िया, तो ये आसान था क्वेश्चन, इसको सबको करके आना चाहिए था। ठीक है, ये इजी वाली कैटेगरी में क्वेश्चन आ रहा है। और ये आपके कौन से वाले चैप्टर से सवाल आया हुआ है मेरा बेटा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल वाले से आया है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर किस तरीके से निकालते हैं। अगर वो आप लोगों को आता था तो डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ है तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल। यस मैम। कहाँ से आया हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम से सवाल। जनरली मैंने देखा बच्चों का इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा वीक, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता आप लोगों को चैप्टर। तो अब मुझे ये बताइए कि ये वाला क्वेश्चन हैंड रेज करके बताना कौन करके आया था कल वाली क्लास में, मतलब कल वाले पेपर में। मैम मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया था पूजा? यस मैम। मैम करीना। अच्छा करीना, ठीक है ठीक है, करीना, ठीक है ठीक है। और बताइए। नहीं मैम, मैंने भी नहीं किया ये क्वेश्चन। मैंने भी नहीं किया, ठीक है। मैम देखो मैंने भी मेरा नहीं किया। देखो मेरा बेटा, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना था। देखो,
जब बात कर रखी हो ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, ठीक है, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन निकल के आती है या पीएच आपसे पूछ रखा हो तो वो किस तरीके से निकल के आता है, देखो H प्लस या OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, वो निकल के आती है N1V1 माइनस N2V2 बाय V1 प्लस V2, इससे निकल के आती है। इसका मोड होता है, मोड मतलब पॉजिटिव आना चाहिए वैल्यू, राइट। तो अगर मैं आपने देखा हो सुना हो कभी, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है मेरा बेटा, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ये, ठीक है। एन फैक्टर जैसे HCl का एन फैक्टर क्या हो जाता है, कितने H प्लस ये दे सकता है 1, NaOH कितने OH नेगेटिव ये दे सकता है 1, H2SO4 कितने H प्लस दे सकता है 2। ये थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है आपको, ठीक है। ओके, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, N1 को ये लिख दूं M1V1 एन फैक्टर माइनस M2V2 एन फैक्टर बाय V1 प्लस V2, राइट। चलिए अगर मैं बात करूं, मान लो ये HCl सॉल्यूशन का है और ये आपका NaOH सॉल्यूशन का है, तो क्या होगा मेरा बेटा, ध्यान से देखना एक बार। कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, और मोलैरिटी कितनी दे रखी है मैम, हमें कैसे पता चलेगा मोलैरिटी क्या है। मोलैरिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो पीएच मैंने, ठीक है, पीएच को क्या लिखोगे, पीएच होता है माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आपका H प्लस क्या हो जाएगा 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी दे रखा है, एन फैक्टर 1 हो जाएगा। क्या पीएच वाला दोबारा से बताना। कौन से वाला, पीएच वाला। पीएच आपको बेटा 2 दे रखा है, ठीक है। तो पीएच अगर 2 दे रखा है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर में चला जाता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है लोग, ठीक है। चलिए अब आपको M2 कितना दिया हुआ है ये निकाल लेना। आप देखो इधर आओ, इधर आओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब ये NaOH का है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे POH निकालना पड़ेगा। एक रिलेशन पढ़ा होगा तुमने, PAH प्लस POH 14 होता है, तो POH क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। इट्स ओके, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो मेरे को पेपर डिस्कशन कराना है तो मैं पूरा ही कराऊंगी, है ना। तो जो तुम्हें नहीं भी आते होंगे क्वेश्चन मुझे वो भी करवाने हैं, राइट। तो आप इट्स ओके, अभी आगे जाके आप रिवीजन करेंगे तो आप लोग ये चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बस बता रही हूँ कि ये किस तरीके से सोल्व होना था, ठीक है। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻⁻², ठीक है। तो 10⁻⁻² इंटू 6, एन फैक्टर दोनों में 1 है और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4 और 6 10 ml, ठीक है जी। चलिए तो कितना आ रहा है देखो मेरा बेटा, 4 और 6 आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये देखो कि कितना आ रहा है आंसर, 2 इंटू 10⁻⁻² बाय 10, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा बेटा 0.2 इंटू 10⁻⁻² यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻3। और ये किसके आए हैं, कंसंट्रेशन H प्लस की आई है OH नेगेटिव की, कौन ज्यादा बड़ी है मेरा बेटा, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना 6 इंटू 10⁻⁻², तो ये जो आएगी कॉन्सेंट्रेशन ये आएगी। मतलब कहने का क्या मतलब है मेरा बेटा, जो आपके जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा रहे हो, एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, तो सारा एसिड खत्म हो जाएगा और जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी मेरा बेटा, ज्यादा होगी। तो अपने पास क्या निकल के आ गया, OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ गई। तो अब POH क्या होता है मेरा बेटा, माइनस लोगरिथम ऑफ OH नेगेटिव, और ये कितनी दी हुई है देखो 2 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, बोलो सुना है ये, बोलो नहीं सुना, लग नहीं रहा सुना है, सुना है मैम। चलिए कुछ बच्चों ने सुना है। माइनस log2 प्लस पावर आगे आ जाएगी, log 10 क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, देखो अगर माइनस को मैं अंदर लेके आऊंगी तो ये बन जाएगा 3 माइनस log 2,
ठीक है, log 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 माइनस 0.3, तो ये कितना आ जाएगा 2.7 आ गया। चलिए अब आपको निकालना क्या मेरा बेटा, आपको निकालना पीएच निकालनी है, तो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है 14, तो पीएच क्या आ जाएगा 14 माइनस पीओएच दैट इज 2.7 और ये आ जाएगा 11.3 के बराबर। तो इसका आंसर आना था बी ऑप्शन। ये कौन से चैप्टर से आया है, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से तुम लोगों का क्वेश्चन था, और ये कहाँ से आया हुआ है, पीएच वाला जो टॉपिक था ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। अगर तुम्हें नहीं आता था इट्स ओके, आपको ये भी बताया गया होगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो आपको नहीं करने होते हैं, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स देंगे। ठीक है। तो इट्स ओके, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, मैम ये क्या करा दिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी ऐसा, इट्स ओके। मैं अगेन वही बोलूं क्योंकि मुझे पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस आप लोगों के साथ कर रही मैम ये फॉर्मूला आता था लेकिन ये अप्लाई नहीं करना आया मैम पीएच वाले में, ये फॉर्मूला मैम पढ़ा हुआ था। हाँ, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं मेरा बेटा जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा रखी होती है। ऐसे आपके पास अलग अलग होते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड दे रखे हो तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगता है, 2 स्ट्रॉन्ग बेस दे रखे हो तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब रिएक्शन करा रखी हो तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है, वो हमें देखना पड़ता है हमें दे क्या रखा है। तो जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर फॉर्मूला पुट करके आगे उसको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है अमनदीप। ओके ठीक है मेरा बेटा, 28 पे आते हैं। 28 तुम्हारा कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से है ये, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। पढ़ा था कभी किसी ने स्कूल के टाइम पे रिडॉक्स रिएक्शन मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। अच्छा हाँ, लास्ट उसमें ईयर में ना 11th में करवाया होगा, ठीक है यस मैम। बहुत ही बढ़िया। तो एक बार मैं इसको बता देती हूँ, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। देखो सबसे पहले तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ती है मेरा बेटा, तो अगर आप मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो इधर, तो यहाँ पे ये +7 है मैग्नीज और ये क्या है यहाँ पे +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। यस मैम। उसके बाद C2O4 2 नेगेटिव और CO2, सबसे पहले तो बैलेंस करो सेंट्रल एटम को, यहाँ पे 2 कार्बन है यहाँ पे 1 है तो 2 लगाओ, राइट। अब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 2x -8 -2, ये हो जाएगा x की 3, यानी कि कार्बन हो जाएगा +3 और यहाँ पे कार्बन है +4, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बात नहीं प्रभजोत, 7 से 2 में जा रहा है तो कितने का चेंज आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, 5 इलेक्ट्रॉन का, और उसको कहाँ पे दिखाओगे आप 5 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड दिखाओगे। ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो 3 से 4 कितने का चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो 1 कार्बन के लिए हो रहा है, वी हैव 2 कार्बन, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, लगाया, ओके प्रभजोत कोई नहीं बेटा। अब क्या करना होता है, हमें इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, नीचे वाले को बोलो किससे करना पड़ेगा, 5 से। बस ऐड कर दो, 2 MnO4 नेगेटिव, ठीक है, +5 C2O4 2 नेगेटिव विच इज योर ऑक्सिलेट, ठीक है, गिव्स 2 Mn2 प्लस 10 CO2, बन गया ये, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। यस मैम। बहुत बढ़िया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, वाटर लगाएंगे हम। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो मेरा बेटा, कितने ऑक्सीजन है 8, और ये कितने हो गए 5 और 4 20, तो 20 और 8 कितने हो गए 28, और यहाँ कितने हो गए 20, कितने की कमी है बेटा राइट हैंड साइड, मैम 8। मैम 8। इतने ही क्या लगा दो, अच्छा 8 की कमी है ना, तो 8 की कमी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8H2O लगाने पड़ेंगे, बोलो
यस मैम। यस मैम। हो गई बात। चलिए, अब क्या हुआ, अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। राइट हैंड साइड देखो कितने हाइड्रोजन है, 16। लेफ्ट हैंड साइड एक भी नहीं, तो क्या करूंगी, उतने ही मैं H प्लस लगा दूं। तो ये मेरे पास क्या आ गया मेरा बेटा, फाइनल बैलेंस्ड बोलो इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। तो देखिए MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव जिसको हम पोटेशियम परमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम नहीं है तो मैग्नेट बोल, परमैग्नेट बोलोगे इसको। ये ऑक्सलेट है तुम्हारा। तो ये कितने हैं, 2 है ये देखो, और ये कितने हैं ऑक्सलेट, 5 है, और H प्लस कितने हैं, 6। आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, मैम बी ऑप्शन। ठीक है जी। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन से चैप्टर था। बहुत इजी होती है बेटा, बैलेंसिंग करना बहुत आसान होती है। अगर आप लोग, क्योंकि अभी तो मैं पेपर डिस्कस करा रही हूँ ना, तो मैं बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, बट अगर आप एक बार इसको पढ़ोगे ना रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छे से, और कुछ 10-15 सवाल प्रैक्टिस कर लोगे इसके बैलेंसिंग के, तो एकदम टिप्स पे हो जाएगा तुम्हारा। कुछ मुश्किल नहीं होता। पहले रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखो, फिर इलेक्ट्रॉन का देखो एन फैक्टर, मतलब बेसिकली कितना आएगा एन फैक्टर, फिर इलेक्ट्रॉन को बराबर करो, फिर ऑक्सीजन को बराबर करो पानी लगा के, फिर H प्लस को बैलेंस करो, खत्म, वहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा, इनमें से कौन सी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से, करा है किसी ने ये? किसी ने किया था ये क्वेश्चन? पावन आपने किया था क्या बेटा? और किसी ने नहीं किया? देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं मेरा बेटा, यहाँ पे जो रेडिकल बना हुआ है वो किस पे बना हुआ है, sp2 कार्बन पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, यहाँ पे आपका sp3 कार्बन पे है, देख रहे हो। और या तो इसको ऐसे, या इसको ऐसे भी छोड़ो, sp3 कार्बन पे भी नहीं बोलूंगी मैं इसको। आपसे पूछा है कि पहली स्पीसीज जो है किस केस में ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, सुना है किसी ने नाम इसका? अगर आपके सुनो, अगर डबल, इधर देखो, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। अब क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं विनाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे sp2 कार्बन पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे रेडिकल है तो इसको हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, यानी कि विनाइलिक कार्बन पे रेडिकल है, विनाइलिक रेडिकल भी तुम बोल सकते हो इसको। और ये क्या है, sp2 कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये रेडिकल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इधर देखो दिख रहा है सबको। ठीक है, तो ये रेजोनेंस अगर स्टेबलाइज्ड है तो कौन से वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा मेरा बेटा, सेकंड वाला। आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट वाला किसमें होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है जी, हो गया। देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेडिकल है वो कौन से वाले कार्बन पे है, सेकेंडरी डिग्री कार्बन, सेकेंडरी डिग्री कार्बन पे, देख रहे हो। रेडिकल से जो अटैच है, ये देखो इधर देखो, एक कार्बन दो कार्बन, तो सेकेंडरी डिग्री कार्बन हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये टर्शरी डिग्री हो गया। तो कौन से वाला स्टेबल होगा, टर्शरी वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ना बेटा, टर्शरी सेकेंडरी देन प्राइमरी, सेम रेडिकल के केस में भी वही होती है। सी में देखो, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग के ऊपर रेडिकल है, यहाँ पे 6 मेंबर। अगर तुमने सुना होगा, जो 3 मेंबर सिस्टम होता है वो स्ट्रेन सिस्टम होता है, स्टेबल नहीं होता, तो इस पे ये रेडिकल स्टेबल नहीं है, 6 मेंबर रिंग पे है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे इसको कैसे बना सकती हूँ मैं, इधर देखो, ये मत सोचना मैम बहुत मुश्किल है, अरे देखो आप ध्यान से बस कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, डोंट वरी।
क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना अपने को, है ना। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कितनी मेहनत और करने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, देखो रेजोनेंस हो रही है ना, रेजोनेंस हो रही है अच्छी सी मजेदार, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारा ठीक है, आपका जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, कभी जीओसी पढ़ोगे ना तो ये लाइनें आएंगी सामने कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ना तो पॉजिटिव ना ही पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, और ना ही रेडिकल। ठीक है, चलिए आगे चलो। यस मैम। यस मैम। ओके चलिए, और ये भी आपका sp2 कार्बन ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक H है, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होता है उसके करस्पॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाँ, अगर रेडिकल नहीं होता तो sp3 होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी थी बाल्मर सीरीज की, ये कहाँ से आया हुआ क्वेश्चन? एटॉमिक स्ट्रक्चर से। मैम +1। किसने किया था ये सवाल? हाँ +1 का तो है, सारा पेपर ही +1 का है। टॉपिक पूछ रहे हो, चैप्टर बता दो, ठीक है। +1 का तो है ही, मेरे को मालूम है। और ये कहाँ से आया है? बोहर मॉडल से आया है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में क्या होता था बच्चों? मैम N2 से N3, मैम N2 से गिरती थी N1। N1 फिक्स रहता था और N2 आपका 3 4 5 अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता था। आपसे पूछे मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ बोले तो मैम N3। मिनिमम एनर्जी, राइट। तो मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी? देखो आप कौन सा वाला मिनिमम एनर्जी होगा, 2 से 3 वाला लेवल। तो N1 क्या हो जाएगा 2 और N2 क्या हो जाएगा 3। ये आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता था तो क्वेश्चन गया, ठीक है। चलिए भाई, अब वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ क्या होती है? न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, RH रिडबर्ग कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ कितना हो जाएगा? RH, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बताना। एटॉमिक नंबर 1 होता है, N1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा मेरा बेटा? 5/36 बोलो। लेकिन हमें क्या बताना है? वेवलेंथ बताना है, तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 36/5। ठीक है, यस मैम। चलो आगे। बच्चों प्लीज देख लेना कि किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ मैं। 31 आपसे पूछा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, देखो चेक करो। कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन? मैम C वाला। सी वाला। कैसे किया था कि टर्शियरी डिग्री कार्बोकेटाइन है, ऐसे ही किया था क्या इसको? यस मैम। देखो आप इसमें क्या देखेंगे? टर्शियरी डिग्री तो ठीक है, आंसर आ जाएगा, लेकिन आप इसमें क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना स्टेबल होगा आपका कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे देखो, कार्बन के साथ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ वाले कार्बन पे देखो एक ही एच है यहाँ, और यहाँ पे भी एक ही एच है, तो 2 अल्फा एच हो गए। सुना है ये? यहाँ पे देखो, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जाओगे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 अल्फा एच हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 3 3 6
और 2 8, 8 अल्फा एच हो जाएंगे। और यहाँ देखो 1 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। तो सबसे ज्यादा कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? सी। मैम सी। तो वहीं सी ऑप्शन। वहां कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 8 बनेंगे। तो सबसे ज्यादा C। अगर मान लो वो तुमसे ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर में सबसे पहले सी का नंबर आता, फिर डी का, फिर ए का और लास्ट में डी का। ठीक है? ओके मैम। यस मैम। यस मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 कहाँ से है ये सवाल? आईयूपैक नेमिंग से, नॉमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर से। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, आपको ढंग से लिखना है इसको। ढंग से कैसे लिखोगे? देखो इधर देखो, ये क्या है, इधर आओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो पहले इसको बना लो। ठीक है? तो इस कार्बन पे एक एच है और एक CH3 है, लगा दिया मैंने, ध्यान से देखिए। इस वाले कार्बन पे देखो एक CH3 है, फिर एक कार्बन से जुड़ा, इस पे क्या लगा हुआ है? एक H, एक CH3 और एक ब्रोमीन। देखो यही स्ट्रक्चर है जो इन्होंने दिया हुआ है, पेपर में दिया हुआ था। यस मैम। नंबरिंग कहाँ से चालू करूं? नंबरिंग वहां से करना जहां से डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा? लोवेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है? लोवेस्ट नंबर बोले तो हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5, क्योंकि अगर यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 नंबर मिल रहा है, हमें 2 वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 4 ब्रोमो, पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, 3 पे मिथाइल, क्योंकि अब ध्यान रखना सब्स्टिट्यूएंट, बेटा माइक म्यूट करो। सब्स्टिट्यूएंट लिखते वक्त आपको ये देखना है कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है। तो ब्रोमीन का बी पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। कितने कार्बन है? 5, तो 5 पेंट, 2 में क्या है? डबल बॉन्ड, तो पेंट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2E। तो 32 ये हो गया आपका 32 वाला क्वेश्चन। ठीक है? 8 क्वेश्चन मैंने कर दिए आप लोगों के साथ डिस्कस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो ये भी कहाँ से आया हुआ है सवाल? एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैम एटॉमिक स्ट्रक्चर। यस, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया हुआ है। चलिए आपसे पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिट जब ट्रांजिशन होगा 4 से 2, मतलब जब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा 4th वाली स्टेट से 2 वाली स्टेट पे, तो जो लाइट एमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी वो बोल रहे हैं किसके बराबर होगी? ट्रांजिशन जो हो रहा है हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है मेरा बेटा? तो आपने ये वाला सुना होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे इधर, न्यू बार इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये अपन पढ़ते हैं, अभी भी मैंने बताया था। यस मैम। इन्होंने बोला फ्रीक्वेंसी जो है हीलियम प्लस वाले की बराबर है हाइड्रोजन एटम के। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? C/λ, और 1/λ क्या होता है? न्यू बार। तो न्यू बार भी बोल दो मैं बराबर है, बोलो। यस मैम। तो बस कर लो इसको फिर। तो ये मैं हीलियम के लिख रही हूँ RH, एटॉमिक नंबर क्या होता है हीलियम का? हाइड्रोजन हीलियम 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। 1/N1 कितना है मेरा बेटा? 4 से 2 पे जा रहा है, तो N1 2 हो गया, और N2 कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 4 का स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है? और ये किसके बराबर है? हाइड्रोजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा? RH, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, 1/N स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। देखो जी, देखो अब RH से RH कैंसिल, बोलो। यस मैम। यस चलो, मैम। ये कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया। गुरविंदर है क्लास में? यस मैम। बहुत बढ़िया। तो अब तुम देख लो, यहाँ पे 4 था ना, तो 4 को तुम अंदर ले जाओ, देखना क्या बनेगा। कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे लिख दूं? इधर देखो ऊपर, ये 1 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? और ये कितना बन जाएगा? 2 का स्क्वायर। देखो बना के नहीं बना? यस मैम। क्योंकि 1/4 होगा ना, 4 को अंदर लेके जाओगे 1 हो जाएगा। ये
यहाँ पे 16 बनेगा तो 4 हो जाएगा, तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया, जान करके लिखा ताकि मेरे को दिखे कि मेरा N1 N2 क्या है। तो मेरा N1 क्या आ गया मेरा बेटा, कंपेयर करो, N1 1 आ गया और N2 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बच्चों यार लेट क्यों आ रहे हो तुम लोग, आधा घंटा हो गया क्लास को शुरू हुए हैं, स्कूल से क्या तुम लोग, हैं जी, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए, नवदिशा हो आप क्लास में, भाई आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो तुम। चलिए करें स्टार्ट, स्कूल में थे, अच्छा आगे चले, चलो यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन किया था क्या, मोल कॉन्सेप्ट से था, यस मैम। Yes, ma'am. कर लिया था, वेरी गुड। यस मैम। कितना आया था, क्या आया था आंसर, मैम सी वाला ऑप्शन। शिवम मैम मैं तो यस बी मैम, करके आ मैम गया। सी वाला ऑप्शन। कौन सा करके आ गया, ए ऑप्शन। देखो बी आएगा इसका आंसर, इधर देखो, यस मैम। 2a + 3b gives c। आपको बोला इनिशियली जब स्टार्टिंग में कितने मोल थे, a के 2 थे और b के कितने थे, 3 मोल। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो, जिसका कम होता है मैम। वो एक्सलेट करके। जब मोल्स दे रखी हो तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए के कैसे निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट, मोल कितने, 2, इसको स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दो, स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट कितना आएगा 2, तो ये 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो स्टोइचियोमेट्री से तो ये भी कितना आ जाएगा 1। तो दोनों का क्या है, सेम ही आ रहा है। अगर कोई एक कम आता तो हम बोल देते लिमिटिंग रिएजेंट है, बट दोनों का सेम हो रहा है, यानी कि सेम टाइम पे दोनों क्या हो रहे हैं, मैम कंज्यूम। वेरी गुड। जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं तो सबसे पहले आपको मोल मालूम होने चाहिए, मोल के बाद उनको उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके देखो और देखो किसकी वैल्यू कम आ रही है। बेटा माइक म्यूट कीजिए, जिसकी वैल्यू कम आ रही है वही क्या होता है, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है। यस मैम। Yes. क्वेश्चन नंबर 35, एटॉमिक स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है भाई, हाँ जी, ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो वैसे। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, जिनकी रेडियस दे रखी है मेरा बेटा, रेशियो बताना है, टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/v। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बाय वेलोसिटी, और रेडियस क्या होता है 0.529 n² होता है, और v क्या होता है 2.18 × 10⁶ z/n मीटर/सेकंड होता है। तो यानी कि क्या मैं ये लिख दूं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z और v डायरेक्टली प्रोपोर्शन है z/n। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³ का स्क्वायर, ठीक है। और अब रेडियस क्या होता है r1/r2 n1² बाय, क्योंकि z क्या होगा मेरा 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ठीक है जी। तो आप उसको कंसिडर मत करना। r1 कितना दिया हुआ है, r2 कितना दिया हुआ है 4r, तो n1/n2² क्या आ जाएगा बोलो, 1/4, और इसको मैं क्या 1/4 1/2 भी लिख सकती 2 हूँ। तो बस हो गया। तो यहाँ पे देखो T1 क्या हो जाएगा, T1/T2, 1/4। निकालना वैसे T2/T1, पहले T1/T2 निकाल लो, N1 का क्यूब N2 का क्यूब, यानी कि 1/8, ठीक है। तो T2 रेशियो T1 निकालना है तो क्या हो जाएगा
8:1। 1 ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप एक बार चीजें रिवाइज कर लोगे तो आपको मतलब समझ, मतलब कभी चैप्टर को पढ़ लोगे तो अपने आप आ जाएंगे चीजें। इसमें बताना था किसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये किया? यस मैम, यस मैम, yes मैम क्या करके आए? मैम डी ऑप्शन है, क्या था? मैम मैच मैम 3 option है। NH3 मैम। NH3, बहुत बढ़िया। इधर देखो, माइक म्यूट करके, इधर देखो, इधर इधर। अगर मैं डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखाऊं तो कैसे दिखाओगे? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ होगी डायरेक्शन। तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देख रहे हो कैंसिलेशन होगी, एक इधर को जा रहा है एक इधर को। यहाँ पे देखो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ जाएगा डायरेक्शन, और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या हो जाएगा? 0। जबकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर की डायरेक्शन उसी के साइड होती है, तो सबका रिजल्टेंट ऐड करोगे तो किस साइड जा रहा है? ऊपर। तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि NH3 का डायपोल मोमेंट है। ठीक है, यस मैम। yes मैम एक क्वेश्चन रह गया क्या? ये वाला देखना, 38। करा था ये? यस मैम, यस मैम, यस मैम, देखो, yes मैम एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? क्या बोला? L हाउ के मेनी? मैम। अच्छा, मैम, आपसे पूछा। यस, वेरी गुड। एंगुलर नोड L के बराबर होता है, ठीक है, और रेडियल नोड आपका होता है N माइनस L माइनस। L-1 1 तो आपसे बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसे जिसमें 2 एंगुलर नोड होंगी और 1 रेडियल नोड। तो 3D की बात करते हैं। 3D में एंगुलर नोड कितने हैं? 2 है, यस मैम, और रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? 0 -2 -1, यानी कि 0। तो ये तो नहीं हो सकता। अ, अच्छा, ऐसे कितने हैं ये पूछा, ओके। तो इसको तो हटा दो, 3D को, बोलो क्या कहते हो? यस मैम, वो 4D में 2 होगा और एंगुलर रेडियल नोड कितना होगा? 4 -2 -1, यानी कि 1। तो ये हो सकता है। ये वाला नहीं हो सकता, 5F वाला नहीं हो सकता, क्योंकि एंगुलर नोड 3 होगी, बिकॉज पता है ना L = 0 1 2 3 SPDF। और 3P भी नहीं हो सकता क्योंकि L की वैल्यू क्या चाहिए होगी? 1। तो ऐसे कितने हैं? एक ही है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? यस मैम, yes मैम ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हारा ये था, इसमें रह गया कि जो आइस, आपका जो वाटर होता है सॉलिड स्टेट में, आइस की फॉर्म में, उसमें आपसे पूछा था बोन एंगल कितना होगा। तो आइस जो है, इसमें देखना वाटर के मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 लॉन पेयर होता है, तो यहाँ पे वो किसी और वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है, देखो इस तरीके से। और यहाँ पे ये इस तरीके से, देख रहे हो? तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जब वो सॉलिड स्टेट में होता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है? 4। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, देखना एक बार। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड होंगे, तो यानी कि क्या हो जाएगी? sp3। तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आया था। और टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? 190, 109 ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला देखो। इनमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है? C है मैम। मैम सी ऑप्शन, यस, सी ऑप्शन। क्योंकि ऑर्बिटल वो रीजन होता है 3D स्पेस
जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम ज्यादा है। होता है। बाकी सारे गलत है। वो कह रहे हैं कि p ऑर्बिटल के 2 लोब होते हैं, -1 पॉजिटिवली चार्ज एंड, अच्छा एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिवली चार्ज। पहली बात है वो चार्ज को नहीं रिप्रेजेंट करता, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो चुका है। एन ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 4 क्वांटम नंबर, नहीं। ऑर्बिटल के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम। ठीक है। ऑर्बिटल का डेफिनेट ट्रेजेक्टरी बताती है, नहीं, यही तो लिमिटेशन थी। ये तो वो बात बोलता था बोहर, है ना, कि एक क्या है, इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन और वेलोसिटी बता सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग डेफिनेट ट्रेजेक्टरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। 41 पे आते हैं। हम ये समझ नहीं आया था। समझ नहीं आया, कोई नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन था मेरा बेटा, ये हाइड्रोकार्बन से सवाल था, और ऐसे सवाल JEE में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होते हैं। ठीक है। अब इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें हाइड्रोकार्बन आना चाहिए चैप्टर, अगर नहीं आता है तो फिर नहीं कर पाए होगे। देखो मेरा बेटा, देखो अगर आपके पास इथाइन है, अगर आप उसकी कराते हो रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ, तो एक रिएक्शन होती है, बेसिकली बेंजीन को बनाने की रिएक्शन होती है। ठीक है। 3 मोल आप इसके लेते हो और बेंजीन वहां पे बन जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये बनेगा बेंजीन। उसके बाद अगर आप ये रिएजेंट लेते हो, इसका आंसर सी है वैसे, CH3COCl AlCl3, तो ये कौन सी रिएक्शन अगर आपने सुना हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो बेंजीन रिंग पे क्या लग जाता है, COCH3 लग जाता है। सुना है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद क्या किया हुआ इन्होंने, ब्रोमिनेशन की हुई है आयरन की प्रेजेंस में। तो आपने अगर सुना हो तो COCH3 वाला ग्रुप जो होता है वो कैसा ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है वो मेटा पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा मेरा बेटा। इट्स ओके, कोई बात नहीं पता है तो। उसके बाद ये वाला रिएजेंट क्या काम करता है, ये करता है रिडक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन। ये क्या करता है, जो C डबल बॉन्ड O है ना, उसको बस इसमें चेंज कर देता है, डबल बॉन्ड O को हटा के क्या कर देता है, हाइड्रोजन लगा देता है, खत्म कहानी। क्या मैंने इससे शुरू किया था, मैं इस पे पहुंच गई, और हमें यही बताना था कैसे आया, बोलो। तो हमें किससे मिला, ये C वाले से मिला, ये हमें किससे मिला, C वाले से मिला। तो ये चैप्टर में तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है मेरा बेटा। तो हाइड्रोकार्बन एक बहुत आसान चैप्टर नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो पूरा मेहनत चाहिए होगा, तब ये सवाल ऐसे सोल्व होते हैं। अभी तो मुझे डिस्कशन कराना है, तो फिर मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। तो हाइड्रोकार्बन में इस तरीके से रिएक्शन बना बना के आपसे पूछते हैं। जैसे देखो अगेन हाइड्रोकार्बन का सवाल आ गया 42। आपको बोला है किस केस में जो ओके, मार्कोनिकोव्स रूल बताना आपको किस केस में लगेगा। सबकी रिएक्शन करा दो HCl के साथ। सुना है मार्कोनिकोव्स रूल? यस मैम। यस मैम। नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा रिएजेंट का जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो एक H, कितने H है, 1 2 3 4, एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो कहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट Cl यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देखो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। कहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएगा। देख रहे हो, ठीक है। देखो बच्चों, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जाएगा। बट हमसे क्या पूछा, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, किस में बन रहा है, यहाँ बन रहा है 1 मिथाइल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन,
और यहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। सी। बोथ यहाँ सी नहीं एंड बन रहा सी। है, यहाँ पे ये 1 मिथाइल ऑप्शन 1 साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या पता होना चाहिए था तुम्हें? माई बोलो। मार्कोनी रूल। मार्कोनी को जरूर पता होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन किया था, ये तो आसान है। यस मैम। यस मैम। किस किसने किया था? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करो, किस किसने किया था? शाबाश। राजवीर, आपने क्या किया था? मैम इसमें जो फर्स्ट वाला बताया कि सेकंड आयोनाइजेशन एमजी की ज्यादा होती है वो सही है, क्योंकि एमजी सेकंड आयोनाइजेशन में एटॉमिक नोबल गैस बन जाता है। सेकंड में बनता है या फर्स्ट में? मैम गलत है। पहली गलत है, दूसरी सही है मैम। मैग्नीशियम में क्या होता है? 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2। तो अगर मैं इसका Na का भी लिख लूं, सोडियम का भी लिख लो, सोडियम का क्या होता है? 11 1s2 2s2 2p6 3s1। देखो, अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूं तो s में से निकालूंगी, बोलो क्या कहते हो? और यहां से मैं s में से निकालूंगी। अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगी मैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, वो मेरा सोडियम में निकलेगा p6 से, जो कि फुल्ली फिल्ड है। जबकि ये कहां से निकलेगा? s वाले में से, जो कि फुल्ली फिल्ड नहीं है, निकल जाएगा आराम से। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मेरा बेटा सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से, ना कि मैग्नीशियम की। तो पहले वाला राजवीर गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। मैम नो। ये भी फोल्स हो जाएगा, दोनों हमेशा फोर्थ नहीं मैम। होती इंक्रीज। ठीक है, क्यों नहीं होती? देखो ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का याद करो, एक्सेप्शन पढ़ा था तुम लोगों ने। होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन किसकी होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? नाइट्रोजन की। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? बोलो। फोल्स है मैम। रॉन्ग। अगर ये लिखता ना इन जनरल, अगर वो लिखता ना इन जनरल इंक्रीज होती है, तो वो तो ठीक होता है, लेकिन उसने बोला हमेशा इंक्रीज होती है, ये तो गलत है। तो दोनों ऑप्शन क्या आ जाएंगे मेरा बेटा? 43 का 2 आ जाएगा। ठीक है, बोलो जी। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे पास आता है 44th क्वेश्चन। करा था किसी बच्चे ने? और ये बहुत आसान है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। नो मैम। नहीं किया था? ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा था क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री से। ठीक है, देखिए आपको ना क्या करना है, इन इक्वेशन को यूज करके ये वाली इक्वेशन बनानी है। अब सोचो ये कैसे बना सकते हो, तो सोचो। ग्रेफाइट वाला मेरा कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है ना, और देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि इसको तो मैं ऐसे के ऐसे लिख देती हूँ। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। और उसका एंथैल्पी कितना दिया हुआ है? -393.5। ठीक है, नेक्स्ट देखो H2 मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई है, तो क्या करूंगी? सेकंड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। तो 2/2 और 2 1 हो जाएगा। तो डेल्टा H को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में देखो CH4 मेरा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे भी देखो राइट हैंड साइड है, तो लिख दो ऐसी की ऐसी। बोलो क्या कहते हो? और डेल्टा H क्या हो जाएगा इसमें अपना? 890.3। अब तीनों को ऐड करना, क्या ये इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी? CO2 से CO2 गया, 2O2 से ये 2O2 गए, H2O से मेरा H2 गया। देखो बन गया आई इक्वेशन। यस। आनी चाहिए, तो बस बन गया। अभी कैसे आई फाइनल इक्वेशन? इनको ऐड करके आई, ऐड कर दो, कर दो ऐड। कैसे करोगे? -393.5 प्लस 2 इंटू -285.8 प्लस 890.3, बस आ गया आंसर। देख रहे, बस इसको सॉल्व करके क्या करना था? आंसर निकाल के आना था। ठीक है, ऐसे होना था।
ये वाला बताओ। नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। किस केस में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बराबर नहीं होंगे? बताओ, ये तो कराया था मैंने। I3 नेगेटिव, इसमें I3 नेगेटिव मैम ऐसे बनता था। यहाँ पे कितने हैं? 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो इसमें बराबर नहीं है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। ये देखो 46 इक्विलिब्रियम पे सवाल है। तो एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, वो कह रहे हैं फिक्स टेम्परेचर पे बट विल बी इफेक्ट। अगर तुम मान लो और कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा? CO2 की कंसेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, तुम सॉलिड डाल रहे हो, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता सॉलिड, राइट? तो इट रिमेन्स था। ठीक है, कहाँ से है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है ली चैटलियर प्रिंसिपल। किसका ठीक था ये क्वेश्चन? हैंड रेज करो, करो करो, शाबाश। कोई नहीं करके आया था? अच्छा, करके आए थे, ठीक है। युवराज, आदित्य, अमन, हर्षदीप, पलक, सौरभ, ओके। 47 क्वेश्चन कहाँ से सवाल है? एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो बहुत ज्यादा आए हैं पेपर। हाँ जी, ये कहाँ से आया हुआ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है उसमें, जो आपके पास मेटेलिक सरफेस है उस पे कितनी एनर्जी आपको डालनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? इजेक्ट आउट हो जाए। ठीक है। ई क्या होता था? इंसिडेंट एनर्जी। भाई थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा है 11वीं में क्या? और ये फाई क्या होता है तुम्हारा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। ये क्या होता है? एच न्यू नोट। ठीक है, चल। तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको 2 फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगी। दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बात बनी? μ1 की वैल्यू पुट कर देना, μ2 की वैल्यू पुट कर देना, μ0 की वैल्यू ये है। देखो करके, देखो करके दिखाऊं क्या? मैम करके दिखाओ या ना करके दिखाओ, हमसे तो हुआ नहीं था ये। ऐसा है क्या? ठीक है, ये आप निकाल लोगे क्या? काइनेटिक एनर्जी रेशियो निकालना था। देखो कितनी आसान कैलकुलेशन हो गई। 1.5 में से -1 गया, 0.5 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1:2। है क्या ऑप्शन में ऐसा? पढ़ा है ये वाला चैप्टर किसी ने? हाँ जी, यस मैम। एक मैम पढ़ा था, करके आए थे। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। ये तो सारे करके आएंगे। 48। यस मैम। यस मैम। यस कंबशन Yes, रिएक्शन ma'am. को मीथेन की, CO2 और पानी, ये कितना हो जाएगा बताओ? 2। मैम 4-2। तो यहाँ पे बेसिकली CH4 का मोलर मास कितना होगा? 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए तुम्हें कितना ऑक्सीजन चाहिए? 2 × 32 ग्राम, राइट? यस मैम तो 64। 4 ग्राम मीथेन के लिए कितना चाहिए होगा? एक्स ग्राम चाहिए होगा। 16 ग्राम। यस मैम। ए ऑप्शन था। ये तो बड़ा आसान था। उसके बाद है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा पढ़ा है कभी? सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल। यस मैम। सिमेट्रिकल। हाँ, वेरी गुड। अगर दो आपके मैम बी था या सेम साइड पे है तो सिस, अपोजिट पे है तो ट्रांस। तो ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। ट्रांस। यस मैम। The period number in the long form of the periodic table is equal to the period number. मैम डी। क्वांटम नहीं ई उसी ऑप्शन था का मैम।
TC पीरियड नंबर TC क्या है। होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम प्रिंसिपल नंबर, क्वांटम। मैक्सिमम जो कि प्रिंसिपल n क्वांटम होता है नंबर। तुम्हारा, याद यस करो। मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। आपको पहली बात तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये नहीं बोल रही हूँ कि एक दिन में ही सारा 11th कर लो, ठीक है, धीरे धीरे होगा। तुम पहले वो चैप्टर पकड़ो जो तुम्हें आते हैं, समझ रहे हो? तुम पहले वो चैप्टर पकड़ो जो तुम कर सकते हो। जैसे पीरियोडिक टेबल है, इसमें से मैंने देखा जनरली बच्चे बोल रहे हैं कि ये होगा ये होगा, यानी कि तुमने पढ़ा हुआ है चैप्टर, राइट? इसको पकड़ो, पीरियोडिक चैप्टर को पकड़ो, मोल कंसेप्ट को पकड़ो, पहले छोटे छोटे चैप्टर पकड़ो, ठीक है? इनको करने का तरीका देखो कैसे पढ़ते हैं इनको पहले अपने नोट से रिवाइज करो जो आपके जेई का कंटेंट है, फिर आप इनके PYQs लगाओ, ठीक है? क्वेश्चन जितना लगा सकते हो लगाओ, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? तो छोटे छोटे चैप्टर से स्टार्ट करो और फिर आगे आगे धीरे जाओगे। आपको सारा नहीं करना है 11th का, जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही करना है आपको, समझ रहे हो? जो मैं बताऊंगी सिर्फ वही चैप्टर करना है। तो पहले अपने 2 चैप्टर शुरू करो। क्या हुआ मनदीप? मैम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मोल कंसेप्ट तो अच्छे से किए हैं मैम, ये दोनों चैप्टर। ये वाले क्वेश्चन हो गए थे मोल कॉन्सेप्ट वाले, ये वाला और यस मैम, मोल कंसेप्ट। ठीक है। जब अगर मान लो आप लोगों को लग रहा है, जैसे अमनदीप तुम कह रही हो कि मैम ये हो गया, तो इसके ना लास्ट 5 साल के PYQ लगाओ दोनों के, 2021 से 2025 तक के। देखो बना पा रहे हो उसको लगाओ, अगर बन जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे बन जाएंगे, ठीक है? मान लो तुम 80% भी बना पा रही हो PYQs में, बाकी सबको कह रही हूँ, तो मतलब ये चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं। तो दूसरे वाले चैप्टर पे चलो। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जेई में बहुत ज्यादा ही वेटेज है, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये तो चैप्टर हमें आते हैं, तो करो उसके PYQs 5 साल के लगाओ, देखो लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है अभी भी स्टिल, ठीक है? ये करने के बाद चैप्टर्स पे जम करो। ऐसे तुम देखो कि तुम्हें ज्यादा चैप्टर नहीं करने, सिर्फ 6 से 7 करने 11th क्लास के बस, और 12th तुम्हारा डिटेल में होगा ही होगा, राइट? ओके मैम। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ठीक है? अब तुम्हारी किसकी क्लास है? मैथ्स की? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.